सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सीए फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है पर ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मे बी 4 दिनों के अंदर, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को डाल दूँ ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और टाइमली पढ़ के ख़त्म कर सकें इस चैप्टर को। इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा होता है हमारे एग्ज़ाम में, इसलिए जितनी जल्दी और जितने अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। अब वैसे इस चैप्टर को पढ़ने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है कि हम लोग डेली लाइफ एग्जाम्पल से इस चैप्टर को समझें। और जो ICAI हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है और हमारे लाइफ को थोड़ा आसान बना देता है वो ये करता है कि वो इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल को डाल रखा है जिसके थ्रू बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और ये एग्जाम्पल भी वो समझ पाते हैं। तो जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी एक पहले एग्जाम्पल के साथ, जिस ICAI ने जिस एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, हम भी उसी एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करो कि एक कंपनी है, अरोमा टी लिमिटेड, और जो उस कंपनी का CEO है मिस्टर राजीव अग्रवाल, वो एक मीटिंग बुलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है उनके साथ एक मीटिंग बुलाता है। और वहाँ पर उस मीटिंग में जो हमारा मार्केटिंग हेड है, बंदे का नाम है संजीव भंडारी, इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। अब ये जो हमारा CEO है राजीव अग्रवाल, ही इज़ इंटरेस्टेड इन टू एंटरिंग इन टू द मार्केट फॉर ग्रीन टी। ये एक चाय का बिजनेस है, ये पहले से ब्लैक टी बेच रहे हैं मार्केट में। और हमारा जो CEO है वो संजीव भंडारी से ये पूछता है कि क्या हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? ग्रीन टी। तो क्या हम ग्रीन टी का बिजनेस भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं? और जब ये पूछता है कि क्या हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तो उसी के साथ साथ ये संजीव भंडारी से इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को पूछता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर हम तब समझ पाएंगे जब हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो एक एक करके जो जो एक क्वेश्चन ये यहाँ पूछेगा वो एक्चुअली आगे जा करके एक एक टॉपिक है जो हम लोग इस चैप्टर में समझ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो वो पूछता है, जब ये पूछ रहा है कि हम लोग ग्रीन टी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं मार्केट में, कि व्हाट डज द मार्केट पल्स से, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि क्या ग्रीन टी का डिमांड है मार्केट में। अगर मैं अभी ग्रीन टी लॉन्च कर देता हूं तो क्या लोग इंटरेस्टेड होंगे उसको खरीदने में, या फिर हम जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहां के लोग सिर्फ ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं। सो व्हाट डज द मार्केट पल्स से, दैट मीन्स इज देयर एनी डिमांड फॉर ग्रीन टी इन द मार्केट। दूसरा क्वेश्चन जो वो पूछता है, हु ऑल आर देयर इन दिस मार्केट, दैट मीन्स ही वॉन्ट्स टू आस्क हु आर द अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। वो ये पूछना चाह रहा है कि हमारे अलावा और वो कौन कौन से ब्रांड है जो कि एक्चुअली में बेच रहे हैं ग्रीन टी मार्केट में। मतलब ये जानना चाह रहा है कि इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से होने वाले होंगे। अब कॉम्पिटिटर को स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है? जब आप कॉम्पिटिटर को स्टडी करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि कितने केजी का पैकेजिंग, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने केजी का पैकेजिंग में इसके कॉम्पिटिटर्स उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मान लो कि उसके कॉम्पिटिटर छोटे पैकेजिंग में 250 ग्राम में बेच रहे होंगे पैकेजिंग करके, और उस 250 ग्राम में जो उसके कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं उसका क्या प्राइस रख रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर। इस तरह की चीज़ें उन्हें जाननी होती है, इसलिए ये पूछना चाहता है कि हु ऑल आर देयर इन दिस मार्केट, दैट इज हु आर गोइंग टू बी आवर कॉम्पिटिटर्स। जो तीसरा क्वेश्चन वो पूछता है संजीव भंडारी से वो ये है कि हाउ विल द डिमांड फॉर ग्रीन टी अफेक्ट द डिमांड फॉर आवर ब्लैक टी। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग मार्केट में ग्रीन टी को लॉन्च कर देते हैं तो पहले से जो ब्लैक टी हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं उसके डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या ऐसा होगा जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो ब्लैक टी जो हमसे पहले से खरीद रहे हैं उसका डिमांड कम कर दे और अब हमारा नया प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदना शुरू कर दे? क्या होने वाला है? इस तरह की चीज़ें वो पूछ रहा है मिस्टर संजीव भंडारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछता है संजीव भंडारी से वो ये है कि इज़ ग्रीन टी अ लग्जरी प्रोडक्ट और अ नेसेसिटी। अब अगर आपको मैं सच बताऊं तो आप लग्जरी प्रोडक्ट और नेसेसिटी, ये जो दो शब्द है, इन दोनों शब्द को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे जा करके। लेकिन अगर मैं अभी बस लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि लग्जरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये उस तरह की प्रोडक्ट होती है जो मार्केट में नॉर्मल दाम से ज़्यादा महंगे में बिकती है, इसलिए सभी लोग उसको नहीं खरीदते। उसका भी एक कस्टमर बेस होता है,
लेकिन सब लोग उसको नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वो महंगा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एक चाय की पत्ती मार्केट में 200 रुपये करके बिक रही है केजी, और उसी समय जो दूसरा चाय का पत्ती है ब्रांड, वो 800 रुपये पर केजी बेच रहा है, तो वो 800 रुपये वाला सब नहीं खरीदेंगे। मे बी हो सकता है कि ये 200 रुपये वालों के लिए जो कस्टमर बेस है वो 1000 लोगों का हो, और ये जो 800 रुपये वाला है उसके लिए कस्टमर बेस मात्र 150 लोगों का हो। तो ये लग्जरी गुड वो चीज़ें होती है जो आम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खरीद पाते। ये बस मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और दूसरा है नेसेसिटी। नेसेसिटी उस तरह की चीज़ें होती है जो सभी लोगों के लिए खरीदना ज़रूरी है और लोग नॉर्मली उसको खरीदते हैं। तो वो पूछना चाह रहा है संजीव भंडारी से कि क्या हमारा ये जो ग्रीन टी है वो लग्जरी गुड होने वाला है या फिर एक नेसेसिटी होने वाली है। नेक्स्ट वो पूछता है व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर ग्रीन टी, मतलब ये जो हम ग्रीन टी मार्केट में लॉन्च करेंगे वो मार्केट के किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उस प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं जब हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी डिटर्मिनेंट को, एक एक फैक्टर को आप डिटेल में पढ़ने वाले हो अभी इस चैप्टर में। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे सोचो कि गर्मियों में अगर आप वुलन क्लोथ्स बेचोगे तो आपका डिमांड ज़ीरो होगा। गर्मियों में कोई वुलन क्लोथ्स खरीदना नहीं चाहेगा, और ठंड में फिर उन्हीं वुलन क्लोथ्स का डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो एक तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज है वो एक डिटर्मिनेंट होता है जो आपके क्लोथ्स के डिमांड पे इफेक्ट डालेगा। तो उसी तरह से बहुत सारे डिटर्मिनेंट होते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे भी डिटर्मिनेंट होते हैं जो चाय के मार्केट पे इफेक्ट डालते हैं। तो संजीव भंडारी से ये पूछ रहा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे ग्रीन टी के डिमांड पे इफेक्ट डालेंगे जब हम ग्रीन टी को मार्केट में लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट जो वो पूछ रहा है संजीव भंडारी से वो ये है कि विल कॉफ़ी ड्रिंकर और सॉफ्ट ड्रिंकर शिफ्ट टू ग्रीन टी, मतलब मार्केट में ऐसे लोग जो पहले से हैं और जो ग्रीन टी नहीं पीना पसंद करते, कुछ और पीना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, चाहे वो कॉफ़ी पीना पसंद कर रहे हो या फिर वो कोई और सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद कर रहे हो, क्या वो हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा या इतना यूनिक होने वाला है कि वो अपने प्रोडक्ट को छोड़ करके, सॉफ्ट ड्रिंक को या कॉफ़ी को छोड़ करके हमारे इस प्रोडक्ट पर स्विच मार जाए और हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दे। अब हमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानना क्यों ज़रूरी है, अब ये समझते हैं। एक बार जब आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर को समझ जाते हो तो आपको पता चलता है कि व्हाट शुड बी द आइडियल प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो उसका आइडियल प्राइस क्या होने वाला है। जब आप एक बार ये समझ पाते हो कि उसका आइडियल प्राइस क्या होने वाला है, तो आप समझ पाते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन कैसे करोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होने वाला है जो कि बहुत महंगा हो और आम लोग उसको खरीद ना पाए, तो आप उसको कैसे पोजीशन करोगे। मे बी आप उसको किसी बहुत बड़े बड़े मॉल में ले जा करके बेचोगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा होने वाला है जिसको सब खरीद पाए, जो सस्ता हो, तो आप उसको कैसे पोजीशन कर सकते हो। तो मे बी आप उसको नॉर्मल जो रिटेल शॉप्स होते हैं वहाँ पे ले जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो आप जब एक बार प्राइस समझ जाओगे तो कैसे पोजीशन करना है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, आप वो समझ पाओगे। और प्राइस समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जाननी होती है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं, आपके कौन से कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में पहले से मौजूद, आपका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से आपके पुराने प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस तरह की चीज़ें, आपका प्रोडक्ट एक लग्जूरियस गुड है या नेसेसरी गुड है, इस तरह की चीज़ें आपको समझनी होती है। अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। सो बिफोर वी रश इन टू दिस लाइन आई वॉन्ट अ रिपोर्ट। अब हमारा जो CEO है वो उस बंदे को कह रहा है कि इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट को एक्चुअली में लॉन्च कर दें, रियल में कुछ करें इस क्वेश्चन के बारे में, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो जिसमें तुम इन सभी सवालों का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछा है, और तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं ग्रीन टी मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ तो वो हमारे लिए क्यों एक स्टार प्रोडक्ट होने वाला है, क्यों हो सकता है कि वो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन जाए। इस चीज़ का जवाब दो और तुम हमें बताओ कि अगर मैं ग्रीन टी मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ तो आने वाले 5 साल में हमारे कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और मैंने आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझाया है। उसका रीज़न भी यही है कि आप आगे वाले चीज़ को
अच्छे से समझ पाओ। जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक समझोगे, आप उस एक एक क्वेश्चन का आंसर समझ पाओगे। तो अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे और इन सभी चीज़ों को थोड़ा तेज़ी में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या लिखा हो। सो सो लेट्स स्टार्ट। सो एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ अ फर्म और एज अ मैनेजर ऑफ योर कंपनी, तो सपोज करो कि आप किसी फर्म के एंटरप्रेन्योर हो या फिर मैनेजर हो, सो यू वुड ऑफन फेस सिचुएशन इन विच यू हैव टू आंसर क्वेश्चन सिमिलर टू द अबव। तो रियल में भी ऐसा होने वाला है। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर बन जाते हो या फिर डिसीजन मेकर होते हो, एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, तो आपको इन सभी तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उस समय आप चाय बेच रहे हो या फिर कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हो। इस तरह के सवाल सिमिलर होते हैं, और इस तरह के सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इकोनॉमिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, जो आपका हेल्प करने वाला है फ्यूचर में जाकर के इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। सो वाई डू प्राइस चेंज व्हेन इवेंट्स सच एज वेदर चेंजेस, वॉर, पेंडेमिक, न्यू डिस्कवरीज ऑकर्स। तो क्योंकि अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, हमारा जनरेशन ऐसा है कि सच में इन चीज़ों को उन्होंने देख लिया है और उनके इम्पैक्ट को देख लिया है। मे बी हमसे पहले वाले जो जनरेशन थे, वो इन चीज़ों को बस थ्योरी में पढ़ते थे, लेकिन आप खुद देखो अभी ईरान का वॉर चल रहा है और आप यहाँ पर देखते हो कि ऑयल के प्राइस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप उस वॉर को थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे होगे तो आपको बेसिक रीज़न पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बहुत सारे शिप्स को रोक दिया जाता है, जो ग्लोबली जा करके ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। अब क्योंकि ऑयल कम हो जाता है, ऑयल क्राइसिस आ जाता है, तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑयल है नहीं तो चीज़ें महंगी हो जाती है। दूसरा पेंडेमिक, जब कोविड आया था, तो कोविड के आने की वजह से जब सब अपने अपने घर पे बंद थे, तो कैसे अलग अलग प्रोडक्ट के डिमांड पर इफेक्ट पड़ा। उस समय ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे जो बंद हो चुके थे, जो आइंदा तो खुले रहते और बहुत अच्छा चल रहे होते, क्योंकि कोविड था और लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे जो बंद हो चुके थे। एग्जाम्पल के रेस्टोरेंट का बिजनेस। अब वैसे रेस्टोरेंट बहुत सही एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि लोग ऑर्डर करके तो खा ही रहे थे, लेकिन फिर भी जो डाइन इन रेस्टोरेंट होता था, जो डाइन इन रेस्टोरेंट जहाँ लोग जा करके खाना खाना पसंद करते थे, उनको एक्चुअली एफर्ट लगा करके अपने आप को स्विच करना पड़ गया होगा। यानी उनको अब होम डिलीवरी देना शुरू करना पड़ गया होगा, क्योंकि लोग आ नहीं रहे थे उनके पास। अदरवाइज अगर वो उस तरह के मॉडल पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे होंगे, अगर वो रेस्टोरेंट टियर 3 सिटीज़ में होंगे जहाँ पर जोमेटो स्विगी अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचा है, तो उनको अपने आप को बंद करना पड़ गया होगा। और हाउ डज न्यू डिस्कवरी इम्पैक्ट द डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट। अब न्यू डिस्कवरी आने से क्या होती है, न्यू डिस्कवरी आती है तो पुरानी चीज़ें ऑब्सोलेट हो जाती है, पुरानी चीज़ों का डिमांड घट जाता है, पुरानी चीज़ें लोग अब कम डिमांड करते हैं। अब आप ऐसा देख रहे हो एआई के आने की वजह से, एआई के आने की वजह से ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका डिमांड नहीं रहा। और क्यों उनका डिमांड नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम अब एआई खुद कर रहा है। तो आप ऐसे बैच ऑफ स्टूडेंट हो ना, अगर मैं सच बताऊं तो इन सभी फैक्टर्स को आप फील कर पाओगे, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में इन सभी चीज़ों को देख लिया। आपने वॉर देख लिया, आपने पेंडेमिक देख लिया, और आपने न्यू डिस्कवरी, आपने इन सभी चीज़ों को हैंड टू हैंड देखा है। तो आपके लिए इस पूरे चैप्टर को समझना और थोड़ा ईजी होने वाला है। लेट्स रीड फर्दर। सो वाई इज इट दैट सम प्रोड्यूसर्स आर एबल टू चार्ज हायर प्राइजेस देन अदर्स। बिल्कुल सही बात है। आप ये देख रहे होंगे कि जो लग्जूरियस ब्रांड होते हैं, जैसे लुई विटॉन हो गई, वो सचमुच में कचरे के बैग को लाख रुपए या उससे ज़्यादा में बेच रही होती है। और ये मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप उनके वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। उनके वेबसाइट पे कचरे का बैग लिस्टेड है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1 लाख से ज़्यादा रुपए का है। एंड अगर आप उसको खरीदोगे तो आप क्या करोगे, आप कचरे का बैग है भाई, 1 लाख रुपए में खरीदोगे, उस पर कचरा डालोगे और फेंक दोगे ले जाकर के। एंड यू नो वॉट, पीपल आर स्टिल बाइंग दैट, पीपल आर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ ब्रांड कचरे के बैग को भी 1 लाख से ज़्यादा में बेच पा रहे हैं। और फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई दूसरा कंपनी जो कि एक बहुत अच्छा ब्रांड बना रहा है, उसको मजबूरी में जो कॉस्ट लगा है उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को उससे नीचे बेचना पड़ जाता है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका डिमांड नहीं होता मार्केट में। ऐसा क्यों होता है, इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस एंड 1000 अदर क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलो आगे पढ़ते हैं। सो द मार्केट सिस्टम इज गवर्न बाय द मार्केट मैकेनिज्म। अब ये जो मार्केट सिस्टम और मार्केट मैकेनिज्म है,
अगर मैं सच बताऊं तो ये सही नहीं होगा कि मैं एक लाइन में आपको इन दोनों वर्ड के बारे में बताकर चले जाऊं। और मार्केट सिस्टम और मार्केट मैकेनिज्म एक्चुअली में क्या होता है, इस चीज़ को आप आने वाले 3 चैप्टर्स में समझते हो, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं। मार्केट सिस्टम और मार्केट मैकेनिज्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर लेमन लैंग्वेज में मुझे बताना हो 1 मिनट के अंदर, तो मार्केट सिस्टम का मतलब होता है कि मार्केट जो होता है जहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। इसका मतलब ये कि वो जगह है जहाँ पर लोग जाकर के प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बदले में प्राइस देते हैं। वो जो सिस्टम है ना, वो 2-3 चीज़ों से चलता है। कौन से 2-3 चीज़ों से? पहला तो डिमांड खुद, यानी प्रोडक्ट का डिमांड होगा तो लोग उसको खरीदेंगे, और दूसरा उसका सप्लाई। मतलब हो सकता है लोग 100 यूनिट डिमांड कर रहे हो और 50 यूनिट ही उस मार्केट में अवेलेबल हो जो लोगों को मिल रहा हो। तो ये चीज़ें जो होती है, डिमांड, सप्लाई, और एक और चीज़ होती है कंज्यूमर सरप्लस जिसको बोलते हैं, और आगे जाकर के कंज्यूमर सरप्लस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके लिए। तो ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें डिफाइन करती है कि मार्केट सिस्टम क्या होने वाला है। खैर, अभी आगे की चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई, अब जो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मार्केट सिस्टम में जो ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये मार्केट सिस्टम के ये वो 2 चीज़ें हैं जो मिल करके मार्केट सिस्टम को ओवरऑल बिल्ड करते हैं। सो डिमांड, कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या डिमांड होने वाला है, एंड सप्लाई, उस प्रोडक्ट का कितना सप्लाई है उस मार्केट में, आर द फोर्सेस दैट मेक्स मार्केट इकोनॉमीज वर्क। तो ये वो दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट ठीक से चल रहा होता है। ये वो दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फिक्स होता है कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या होने वाला है, क्या किसी प्रोडक्ट का डिमांड घटने वाला है या किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है। और इन्हीं 2 चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना होता है, डिमांड को और सप्लाई को। नाउ दीज टू टुगेदर डिटरमाइन द प्राइस, यानी ये दोनों चीज़ें मिलके, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों चीज़ें मिलके ये तय करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है और कितना क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी में वो बिकेगा, यानी उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होने वाला है, किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विस का। अब हम सर्विस को भी एज अ प्रोडक्ट समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि अर्बन क्लब। अब वो क्या करता है, वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं देता और उसके बदले वो आपको प्राइस चार्ज करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। वाइल बायर्स कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड साइड ऑफ द मार्केट, तो बायर क्या करेंगे, नाउ हु आर द बायर, बायर द पीपल हु आर गोइंग टू कंज्यूम द गुड, वो लोग जो गुड्स को मार्केट से खरीद करके खाएंगे, पिएंगे, कंज्यूम करेंगे। सो दे आर द बायर। सो वाइल बायर कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड साइड ऑफ द गुड, मतलब बायर क्या करेंगे, मार्केट में जाकर के डिमांड करेंगे। उसी जगह पे जो हमारे सेलर होते हैं, दे मेक द सप्लाई। तो बायर जो चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, सेलर उसी चीज़ को मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। सिंस बिजनेस फर्म्स, तो ये यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज की बात हो रही है, प्रोड्यूस गुड्स, तो बिजनेस फर्म्स क्या करेगी, गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, और कंज्यूम कौन करेगा उसको, हमारे कस्टमर। सो सिंस बिजनेस फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज which is to be sold in the market, it is important for them, for whom it is important for the business firm to know how much their products would be wanted by the buyers during a given period of time। मतलब ये, क्योंकि जो हमारे फर्म है वो प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में बेच रहे होंगे, इसलिए इन फर्म्स के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो समझे आने वाले कुछ समय में, आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में कितना प्रोडक्ट उन्हें बनाना चाहिए जिसको वो मार्केट में बेच सके। अब कितना प्रोडक्ट किसी भी एक फर्म को बनाना चाहिए, ये जानने के लिए फर्म बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी करता है और बहुत बड़े प्रोफेशनल्स को अपने पास लेकर के आता है इन चीज़ को समझने के लिए कि उन्हें एक्चुअली में कितना प्रोडक्ट या सर्विस बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस चीज़ को सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि वो इस बात को कैसे डिटरमाइन कर पाता है कि आने वाले सीजन में उन्हें कितने प्रोडक्ट को बनाना है, तो आप ऐसे समझो, वो अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखता है। मतलब वो पुराने बिल्स को उठाता है और ये देखता है कि भाई मैंने पिछले सीजन में कितना बेचा था, अच्छा मैंने पिछले सीजन में 10,000 यूनिट बेचा था, अच्छा उसके पिछले सीजन में मैंने 8,000 यूनिट बेचा था, मतलब मैं अभी कितना बना सकता हूँ, सेफ साइड में रहने के लिए 12,000 यूनिट में बना सकता हूँ।
इस तरह की चीज़ें वो करता है। सो द बायर इंक्लूड्स कंज्यूमर। तो बायर में भाई कौन कौन आते हैं, तो अब ये आपको समझना है कि बायर में बस हम या आप नहीं आते हैं, बायर में बाकी लोग भी आते हैं जो मेरे और आपसे डिफरेंट है। मेरे और आपके कहने का क्या मतलब है, मेरा जो इंडिविजुअल बायर होते हैं जो बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर पाते हैं। सो बायर इंक्लूड्स कंज्यूमर। बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर पाने का मतलब, भाई देखो आपकी जितनी सैलरी होगी या फिर एज अ स्टूडेंट आपकी जो पॉकेट मनी होगी आप उतना ही तो खरीद पाओगे। लेकिन बायर का मतलब बस वो नहीं होता है। मार्केट में जो बायर होते हैं वो करोड़ों अरबों खरबों का परचेस कर रहे होते हैं। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि बायर में कौन कौन आता है। तो एक तो भाई इंडिविजुअल कस्टमर है, सो कंज्यूमर्स। दूसरा बिजनेसेस, ऑफ कोर्स मार्केट में जो बायर है वो बिजनेसेस खुद भी होती है। अब अगर बिजनेस को, इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिजनेस को कोई एक एंड प्रोडक्ट बना करके बेचना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और जब कोई एक बड़ा बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वो मेरे या आपकी तरह 400 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये लगा करके नहीं खरीदेगा। वो एक साथ 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझो, अगर आशीर्वाद भोग आटा, जिसका आटा आपने खाया ही होगा, वो आपके पास आटा बेच रही है, तो जब वो गेहूं खरीदती होगी तो क्या आपको लगता है वो 1 या 2 बोरी खरीदती होगी? नो, वो 1000 ट्रक, 10,000 ट्रक ऐसे खरीदती होगी गेहूं जब सीजन आता होगा। सो मार्केट में बायर का मतलब मैं या आप ही सिर्फ नहीं होते। मार्केट में बायर में बिजनेसेस भी आते हैं एंड इवन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स। अब आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनका काम क्या है। सो वैसे तो उनका बहुत सारा काम है, बट वन ऑफ द मेन, सॉरी ब्रो, एक्चुअली छींक आ गई थी। सो वन ऑफ द मेन वर्क दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, वो क्या होता है कि प्रोवाइडिंग वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। वो हमारे सोसाइटी में सब कुछ सही चल रहा हो, इस चीज़ को मेक श्योर करती है। और जो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती है, जो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक फ्री में रिसोर्सेज पहुंचाती है। ऐसे गवर्नमेंट का बहुत सारा योजना है जिसके तहत गवर्नमेंट फ्री में लोगों को राशन पानी पहुंचाती है। तो वो राशन पानी कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट को भी तो खरीदना पड़ेगा, चाहे वो किसानों से खरीदे या कहीं और से खरीदे, किसी दूसरी कंट्री से खरीदे। पर पहले तो गवर्नमेंट को वो चीज़ को परचेस करना पड़ेगा, तब तो जा करके वो उन लोगों तक उसको पहुंचा पाएगी जो जिनके पास सुविधा नहीं है उन चीज़ों को खरीदने का। सो इवन गवर्नमेंट आर द बायर्स इन द मार्केट। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को यहाँ पढ़ रहे हो, पता है क्या, एक ही बंदे को सिर्फ आप एक जगह नहीं देखोगे। अब आप खुद सोचो, मैंने जब आपको बोला कि बिजनेसेस बायर्स होने वाली है, तो आपको ये भी तो समझना चाहिए बिजनेसेस ही तो सेलर भी होने वाली है। यानी बिजनेस अगर खरीदने वाली है तो बिजनेस तो बेचने ही वाली है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक टर्म को जिसको आप कहीं पढ़ोगे ना, सेम टर्म को हो सकता है आप 17 अलग अलग जगहों पे पढ़ें। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिस समय में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस समय में उस टर्म को बस उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ो। एग्जाम मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मैं कस्टमर को एज अ बायर बता रहा हूँ अभी, तो आप कस्टमर को बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर मैं किसी और टॉपिक में जाकर के कस्टमर को सेलर बताऊंगा, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, तो उस समय में आप कस्टमर को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे और फिर अपने दिमाग में उस समय में ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लाओगे कि यार भैया ने तो उस समय में कस्टमर को बायर बोल दिया था। नहीं, एक ही बंदा जो यहाँ पर बायर है वो आगे जाकर के सेलर भी बन सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द क्वांटिटी दैट द बायर बायज अ गिवन प्राइस डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मार्केट। अब साइज ऑफ द मार्केट से बेसिकली मेरा मतलब होता है, साइज ऑफ द मार्केट होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई एक गिवन प्राइस जिस पर लोग कोई एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उससे हमें पता चलने वाला है कि उस प्रोडक्ट का टोटल साइज क्या होने वाला है। अब आप ऐसे समझो कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी अवेलेबल किसी एक कंपनी के पास है 100 रुपये, और उसका प्राइस क्या है 10 रुपये। तो भाई इसका साइज क्या होने वाला है? 1000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करेगा वो बिजनेस उस प्रोडक्ट को बेच करके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि 1000 रुपये कमाएगा उस प्रोडक्ट को बेच करके। क्यों 1000 रुपये कमाएगा? क्योंकि 10 रुपये प्राइस था। और कितने क्वांटिटी अवेलेबल थी उस बंदे के पास? 100 यूनिट। सो 100 यूनिट इंटू 10 रुपये, कितने आए? 1000। तो और ये 1000 रुपये किसको मिलेगा? ये 1000 रुपये मिलेंगे उस कंपनी को जो इस 100 यूनिट को बेचेगा। सो दैट इज द साइज ऑफ दिस
product for that individual enterprise. Now, if we were to take a product, पूरे सेक्टर को अगर हम लोग एक साथ स्टडी करने की सोचे, मतलब किसी एक इंडिविजुअल बंदे को नहीं देखें, मतलब ये समझो कि अगर अभी हम पेट्रोल को स्टडी कर रहे हैं तो अब हम भारत पेट्रोलियम को नहीं देखें, पेट्रोल एज एन इंडिविजुअल को देखें। तो जब हम पेट्रोल एज एन इंडिविजुअल को देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी एक कंपनी को नहीं देख रहे हो, आप मल्टीपल कंपनी को एक साथ देख रहे हो। मतलब अब हम लोग सिर्फ, आपको पता होगा रिलायंस भी पेट्रोल बेच रहा है, तो भाई मैं सिर्फ यहाँ पर भारत पेट्रोलियम या रिलायंस को या इंडियन ऑयल को नहीं देख रहा हूँ, पेट्रोल एज अ होल जो हमारे कंट्री में आती है मैं उसको देख रहा हूँ। तो हो सकता है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के मार्केट साइज को स्टडी कर रहे हो, और हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उस प्रोडक्ट के मार्केट साइज को स्टडी कर रहे हो। तो जब हम लोग उस प्रोडक्ट के मार्केट साइज को स्टडी करते हैं तो हम लोग किसी एक कंपनी का बात नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग सभी कंपनी को मिला करके एक साथ बात कर रहे होते हैं। नाउ एज वी आर अवेयर, as far as firm is concerned, the size of the market is significant determinant of its prospect। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि जब तक हम लोग एक सिंगल फर्म का बात करें, सिंगल इंटरप्राइज का बात कर रहे हैं, जब हम लोग उस पूरे प्रोडक्ट के मार्केट को नहीं देख करके सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रही है, सिर्फ उसी एक इंडिविजुअल कंपनी के मार्केट साइज को देखने की कोशिश करते हैं, तो भाई उस कंपनी के लिए जो साइज ऑफ द मार्केट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये समझने के लिए कि वो कंपनी का क्या होने वाला है आगे जाके, क्या वो कंपनी सरवाइव करने वाली है, क्या वो कंपनी अच्छा करने वाली है या नहीं। समझ रहे हो? सो हमें किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के मार्केट साइज को समझना होगा ये समझने के लिए कि वो कंपनी अच्छा करेगी या नहीं, वो कंपनी सरवाइव करेगी या नहीं। नाउ व्हेन अ मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, तो जब एक मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है, मार्केट कॉम्पिटिटिव होने का क्या मतलब होता है, लेमन लैंग्वेज में पहले इसको समझते हैं। मैं क्यों आपको बार बार बोल रहा होता हूँ किसी भी एक पॉइंट को कि लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि उसी पॉइंट को ना आगे जाकर के एज अ टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। जब आप आगे जाओगे तो एक पूरा का पूरा यूनिट है जिसमें हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ना होता है, मोनोपोली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग बस समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है। कॉम्पिटिटिव मार्केट वो होता है जहाँ एक प्रोडक्ट को न सिर्फ एक बंदा नहीं बेच रहा होता है, एक ही प्रोडक्ट को हज़ारों बंदे बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई एक बंदा अपने मन से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा या घटा नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सोचो, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ मेरे अलावा 10,000 लोग और बेच रहे हैं किसी एक शहर में। अब अगर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दूं तो क्या होगा, लोग मेरे पास से वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है उनको दूसरे सेलर्स के पास 10 रुपये में मिल रहा होगा और मैं उसी प्रोडक्ट को 15 रुपये में बेच रहा हूँ, तो लोग किसके पास से खरीदेंगे? उनके पास से जो 10 रुपये में बेच रहे होंगे। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट वो होता है जहाँ पे सेम प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, और उस तरह के मार्केट में एक इंडिविजुअल इंटरप्राइज के पास इतना इंडिपेंडेंस नहीं होता है कि वो जब चाहे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करता रहे, जब मन करे बढ़ा दे, जब मन करे घटा दे, ऐसा नहीं होता। अब देखो, सो व्हेन अ मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, इट्स बिहेवियर इज suitably described by डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। अब जो मैंने अभी कहा कि जब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट का आप बात करोगे तो भाई प्राइस बढ़ाना इंटरप्राइज के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर वो प्राइस को बढ़ाता है तो बाकी लोगों का प्रोडक्ट खरीदेंगे जाके कंज्यूमर, आपका नहीं। तो यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? अगर आप प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे मार्केट के बिहेवियर को कौन डिसाइड कर रहा है? अगर एंटरप्राइज डिसाइड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट के बिहेवियर को, यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को कोई एक इंडिविजुअल फर्म नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस मार्केट में चीज़ें महंगी हो जाएगी, रॉ मटेरियल महंगे हो जाएंगे, तो अपने आप सारे इंटरप्राइज अपने अपने प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा देंगे। और जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो उस समय में कोई एक बंदा ऐसा होगा उन हजारों लोगों में से जिसको ये फील होगा कि यार
अभी तो रॉ मटेरियल सस्ती मिल रही है, ऐसा करता हूँ मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटा देता हूँ, मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। और जैसे ही वो बंदा अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटाएगा तो मजबूरी में बाकी सभी लोगों को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को घटाना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि भाई आपके प्रोडक्ट के मार्केट को, आपके प्रोडक्ट के प्राइस को आपने डिसाइड नहीं किया, बल्कि मार्केट ने डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड किया है। डू यू अंडरस्टैंड? सो वी अंडरस्टैंड दैट द टर्म्स demand and supply refer to the behavior of the buyer and seller respectively as they interact with each other in the market. तो यहाँ तक पढ़ के हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। डिमांड और सप्लाई वो होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्राइस को मार्केट में जाकर के पे कर रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई बेसिकली बायर और सेलर के बीच के इंटरेक्शन को डिफाइन करता है। नाउ अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मतलब अगर आप डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के को अगर अच्छे से आप समझ सकते हो तो आप उन सभी एसेंशियल पॉइंट को समझ पाओगे जो किसी भी एक बिजनेस फर्म में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग इस यूनिट में थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे और आने वाले यूनिट में, स्पेसिफिकली यूनिट 3 में, हम लोग सप्लाई को पढ़ेंगे। सॉरी। तो चलिए अभी डिमांड को पढ़ना शुरू करते हैं। यार देखो, इससे पहले कि मैं डिमांड को पढ़ाऊँ आपको एक चीज़ समझनी होगी। जो आने वाले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। मैं हूँ और मेरे दो और दोस्त हैं, राम और श्याम। क्या होता है ना, हम तीनों को आईफोन का नया मॉडल खरीदने का मन है। तो मुझे भी मन है, राम को भी मन है और श्याम को भी मन है। और ये जो आईफोन का नया मॉडल है, मान लो 1,50,000 रुपए का मिल रहा है। सिर्फ मन होने से क्या हम उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे? नहीं, हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो मान लो मेरे पास 80,000 रुपए, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूँ? नहीं। राम के पास 1,50,000 रुपए, तो क्या वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है? हाँ। श्याम के पास 1,50,000 रुपए, तो क्या वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है? हाँ। तो भाई पहली बात तो हम लोग समझ गए कि सिर्फ मन होने से आप प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाओगे, आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो राम और श्याम दोनों भाइयों के पास पैसे भी हैं और मन भी है कि भाई हम कल जाएं और जाकर के एक आईफोन खरीद लें। पर पता है क्या, श्याम जो ये 1.5 लाख रुपए कमा रहा है ना, उसके घर के भी तो ऑब्लिगेशन है। जो श्याम है उसको अपने घर पे भी तो पैसे भेजने होते हैं, अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए पैसे भेजने होते हैं, मम्मी पापा के पास पैसे भेजने होते हैं, कुछ ईएमआई पे कर रहा है, उसको वो ईएमआई भेजनी होती है। तो वो जब ये सब कर देता है ना, तो उसके 80,000 रुपये खत्म हो जाते हैं श्याम के। कितने बचे? 70,000 रुपये। तो क्या वो अब उस आईफोन को खरीद पाएगा? नहीं। क्यों नहीं खरीद पाएगा? कि भाई क्योंकि वो ही इज़ नॉट विलिंग टू परचेज दैट आईफोन राइट नाउ। वाई ही इज़ नॉट विलिंग? बिकॉज ही हैज़ अदर ऑब्लिगेशन। उसके ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां, वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। तो भाई हमने यहाँ दो चीज़ें समझी। पहली बात ये कि सिर्फ पैसे होने से आप नहीं खरीद सकते हो, दूसरा सिर्फ मन होने से भी आप नहीं खरीद सकते हो, तीसरी चीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके पास पैसे हैं, मन है और यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मनी। आप तैयार होने चाहिए अपने पैसे को खर्च करके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सिर्फ पैसे होने से या मन होने से आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो 3 एसेंशियल चीज़ें होती है, वो 3 एसेंशियल चीज़ें क्या होती है? डिज़ायर यानी मन होना चाहिए, प्राइस टू पे यानी पैसे होने चाहिए, एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी
टू परचेज दैट गुड, उस पैसों को खर्च मैं करना चाहूं, यह भी तो जरूरी है। अब आइए, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सो द टर्म डिमांड रेफर्स, डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज का वो क्वांटिटी जिसको बायर खरीदने के लिए तैयार है, विलिंग है और एबल टू परचेस, और उसको खरीद पा रहा है एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर बेसिकली इस ये जो अभी हम लोगों ने 2 लाइन पढ़ा ना, इसको अगर हम लोग ईजी करके समझना चाहे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है ना कि ये डिमांड में ना किसी एक बंदे की डिमांड को नहीं बता रहा है, ये ना डिमांड में एज अ होल सभी लोगों की डिमांड को लेकर के चल रहा है। तो अभी हम लोग किसी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो, तो क्योंकि अभी हम लोग वही किसका ले बैग का एग्जांपल ले लेते, स्कूल बैग का। तो जितने भी जो परचेज करना चाह रहे होंगे, सिर्फ एक बंदे का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, इंडिया में जितने लोग हैं सारे मिल करके जो बैग खरीदना चाह रहे हैं, उन सब का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बैग के एग्जांपल में क्या होगा? डिमांड। सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द बैग दैट ऑल द बायर्स आर विलिंग टू बाय, दे आर एबल टू परचेज। एबल टू परचेज का मतलब आप एबल कब होते हो? जब आपके पास पैसे होते हैं। तो मीन्स यू आर विलिंग टू परचेज, आपका मन है। एबल टू परचेज, आपके पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे हैं एट वेरियस प्राइजेस। अब वेरियस प्राइजेस क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये ना ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये समझ रहा हूँ कि अलग अलग क्वालिटी के बैग का अलग अलग प्राइस होगा और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लो अगर आप 1 साल के टाइम पीरियड में देख रहे हो, तो जिस भी बैग का प्राइस 1,000 रुपये है, वो हो सकता है 1,200 रुपये हो जाए ईयर के एंड होते होते। तो जब हम लोग डिमांड को ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ रहे होंगे, मान लो 1 साल के लिए, तो जो डिफरेंट प्राइस रहा होगा बैग का, उन सभी प्राइस पर जो लोग खरीद पा रहे हैं उस बैग को, उसको हम कहते हैं डिमांड। नाउ इट इज़ टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इकोनॉमिक्स में ना डिमांड का मतलब सिर्फ डिज़ायर, यानी वो मनसा नहीं होती कि मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। हाँ, डिज़ायर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का, लेकिन सिर्फ डिज़ायर हो तो इसको आप डिमांड नहीं कह सकते हो। डिमांड होने के लिए डिज़ायर से कुछ ज़्यादा होना होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पीपल में डिज़ायर मच बिगर हाउसेस, मतलब आप अभी जिस घर में रह रहे हो, ऐसा होगा कि आपको अभी आपके प्रेजेंट घर से बहुत ज़्यादा अच्छा घर खरीदने का मन हो, बट इट डजेंट मीन कि डिज़ायर होने से आप एक बहुत बड़ा घर खरीद पाओगे। आपको लग्जूरियस कार खरीदने का मन हो, लेकिन मन होने से आप इतने महंगे कार नहीं खरीद सकते हो। बट देयर आर ऑल्सो कंस्ट्रेंट, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। और वो चीज़ें क्या है? पहला तो प्राइस, वो चीज़ें बहुत महंगी है जिनको आप खरीदना चाह रहे हो, घर को, कार को। और दूसरा लिमिटेड मीन्स टू पे, आपके पास उतने पैसे नहीं है जितने पैसे देने ज़रूरी है। आपके पास उतने पैसे हैं ही नहीं जितने पैसे ज़रूरी है देने, इसलिए आप उन चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हो। दस, wants or desire together with the real world constraint determine what they buy। अभी आया इंपॉर्टेंट, मतलब डिज़ायर के साथ साथ जो ये रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट है। और क्या है ये रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट? 2 चीज़ें, प्राइस और लिमिटेड मीन्स टू पे। ये 2 चीज़ें, आपका डिज़ायर, उसका प्राइस, और आप उसको पे करना चाहो, ये 3 चीज़ें जब मिलती है तो वो बनाती है क्या? वो बनाती है डिमांड। तो जो इफेक्टिव डिमांड है फॉर अ थिंग डिपेंड्स ऑन डिज़ायर, मीन्स टू परचेज और विलिंगनेस टू यूज़। अब देखो होता क्या है ना कि यार डिमांड ना, हम लोग इकोनॉमिक्स में एक्चुअली इफेक्टिव डिमांड को ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, डिमांड को नहीं, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये होता है कि यार मेरे पास ये 3 चीज़ें थी। कौन सी 3 चीज़ें?
डिजायर था, प्राइस था, विलिंगनेस था, और मैंने इनको यूज करके ना उस चीज को खरीद लिया। जब मैंने खरीद लिया तब तो रियल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन हुआ है। एक बार जब रियल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन हुआ है तब तो गवर्नमेंट काउंट करेगी, हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हो चुका, चलो इसको जीडीपी में काउंट करते हैं बैठ करके। जब तक कोई एक ट्रांजैक्शन रियल वर्ल्ड में होगा ही नहीं, जब तक वो आपके पास मन में रहेगा, जब आप बस सपनों में खरीद रहे होंगे एक बराबर, तो भाई उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? वो थोड़ी जीडीपी काउंट करने लगेगी इस चीज़ को लेकर के कि भाई ये बंदा सोच रहा है घर खरीदने का, चलो उसको जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप रियल में अपने डिमांड को रियल में मोल्ड कर देते हो, सच में जो चीज़ चाहिए थी आपको, सच में जिस चीज़ का डिज़ायर था आपके पास, सच में जिस चीज़ को खरीदने के पैसे थे, और सच में यू आर विलिंग टू पे फॉर दैट परचेस एंड यू पेड एंड परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ये जो डिमांड है इसको इफेक्टिव डिमांड बोला जाएगा। दैट इज यू रियली डिड इट, और आपके उस ट्रांजैक्शन को करने की वजह से आपके उस ट्रांजैक्शन को अब जीडीपी में काउंट करने के लिए, नेशनल इनकम में काउंट करने के लिए गवर्नमेंट देख सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? सो इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: डिजायर, पैसे, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड दोज पैसे। डू यू अंडरस्टैंड? सो नाउ अनलेस डिजायर्ड इज बैक बाय, मतलब सिर्फ डिजायर से कुछ नहीं होता भाई। आपके पास परचेजिंग पावर होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, और आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस पैसों को पे करने के। यू मस्ट बी विलिंग टू पे, तब जा करके यू कॉन्स्टिट्यूट इफेक्टिव डिमांड। नाउ इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड जब तक आपके पास ये तीनों चीज़ नहीं होती है, सो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। नाउ इफेक्टिव डिमांड अलोन वुड फिगर इन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड बिजनेस डिसीजन। अब क्यों भाई बिजनेस डिसीजन के लिए हम लोग इफेक्टिव डिमांड को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि भाई वही रियल डिमांड है ना, वही चीज़ ना हम लोग रियल में जाकर के डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। समझ रहे हो? यस। नाउ टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, quantity demanded is always expressed at a given price. At different prices, different quantities of a commodity are generally demanded. तो हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को जब स्टडी कर रहे होंगे तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को स्टडी करेंगे हम लोग किसी एक गिवन प्राइस पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा। आप ऐसा कह सकते हो कि प्राइस तो चेंज होता है, लेकिन वो जब चेंज होगा तो वो तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक प्रोडक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो गिवन प्राइस है उस प्राइस पे हम लोग उस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। नाउ एट डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं ना, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग होता है, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है या घट जाता है। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसका डिमांड कम करेंगे यूजुअली, और जब प्राइस घट जाएगा तो लोग उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि उन्हें सस्ती मिल रही होंगी वो चीज़ें। इसीलिए डिमांड को जब आप पढ़ रहे हो ना तो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे पढ़ोगे कि इस प्राइस पर कितना डिमांड था। जब उसका प्राइस बदल जाएगा तो हम लोग फिर क्या बोलेंगे, अच्छा उस प्राइस पे कितना डिमांड था। जब प्राइस अगर घट गया तो क्या बोलेंगे, अच्छा प्राइस घटने के बाद कितना डिमांड था। तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड को हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। तो आपको पता होगा कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। सो वन इज कॉल्ड द स्टॉक कॉन्सेप्ट, द अदर इज कॉल्ड द फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जब आप किसी चीज़ को एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी कर रहे हो बैठ करके, और स्टॉक ये था स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज फ्लो कॉन्सेप्ट? जब आप ड्यूरिंग अ पीरियड स्टडी कर रहे हो। तो जब आप डिमांड को स्टडी कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं कहते हो कि यार 2:02 पे कल क्या डिमांड थी, ऐसे नहीं। आप स्टडी कर रहे हो तो कि पिछले महीने कितनी डिमांड थी, मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप स्टडी कर रहे हो उसको, नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। सो फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब बस इतना ही होता है कि आप पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी कर रहे हो, नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो वी आर कंसिडर्ड नॉट विथ अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज बट विथ अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेजेस। तो भाई जब आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर स्टडी कर रहे होते, जो कि आप यहाँ नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करते? सिर्फ एक परचेस को स्टडी कर रहे होते कि भाई 2:02 पे कितना परचेस हो गया होगा, अच्छा 100 बैग परचेस हो गए होंगे, ठीक है।
लेकिन आप ऐसा नहीं करो, आप कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेस, मतलब आप क्या कह रहे हो, पिछले महीने कितना परचेस हुआ, अच्छा मंडे को ना 5,000 बैग्स परचेस हुआ था, ट्यूसडे को 3,000, वेडनेसडे को 7,000, थर्सडे को 5,000। तो आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेस को एक साथ स्टडी कर रहे हो। एंड वी मस्ट देयर फॉर एक्सप्रेस डिमांड एस, और इसलिए हाउ डू वी एक्सप्रेस डिमांड, सो मच पीरियड ऑफ टाइम। सो हाउ डू वी से बेसिकली इज कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहते हैं कि 1,000 डजन ऑफ ऑरेंज पर डे, ये ना बेसिकली एवरेज निकाल लिया जाता है। मान लो ऑरेंजेस की डिमांड को हम लोग पिछले महीने स्टडी करते, तो हम लोग क्या करते, पिछले एक महीने में 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जितना भी ऑरेंज का डिमांड आया हो सकता है पहले दिन 6,000 ऑरेंज बिके हों, दूसरे दिन 3,000 बिके हो, तीसरे दिन 7,000 बिके हो, फिर 8,000, 10,000, पूरे एक महीने जितने भी ऑरेंज हमने बेचे हैं उन सबको ऐड करते और डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 30 है, जो नंबर आता उसको हम लोग कह देते दैट मैनी ऑरेंजेस पर डे। तो वो भी इन्होंने ऐसा ही किया है कि एवरेज निकाल लिया 1,000 डजन ऑरेंजेस पर डे। या फिर दूसरा एग्जांपल 7,000 डजन ऑफ ऑरेंजेस पर वीक। तो अब इन्होंने क्या किया, डेज में स्टडी ना करके पर वीक में स्टडी किया। तो भाई इन शॉर्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, वेरियस क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड का, किसी भी सर्विसेज का, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं मार्केट में ड्यूरिंग a point of time, no, during a given period of time at various prices। क्यों at various prices, क्योंकि जब हम लोग given period of time में खरीद रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो उसके प्राइसेस बदलते जाएंगे। है कि नहीं? हाँ। अब भाई आप ना, जो हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं, भाई कैसे प्राइस पे कर रहे हैं, प्राइस पे करने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आ रहे हैं हमें, जब हम लोग पैसे कमा रहे हैं तब तो हम लोग पैसे को जा करके खर्च कर पा रहे हैं ना। तो अगर आपको डिमांड को पढ़ना है तो आप उसको ना इनकम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हो। भाई कुछ नहीं है, सीधा बात वही है कि जो पैसे आप कमा करके घर में लाए, अब उन पैसों को आप घर में रख थोड़ी दोगे कि हाँ भाई अच्छे लग रहे हैं पैसे, आप घर में रखते हैं। उन पैसों को ही तो खर्च करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, खर्च करोगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, सर्विस करोगे, उन्हीं पैसों से खरीदोगे। तो जब हम लोग कह रहे थे ना अभी तक कि कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, बेसिकली आप कह सकते हो कितने इनकम लगेंगे, क्योंकि इनकम से जो पैसे आ रहे हैं उन्हीं को तो हम खर्च करने वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो और एट वेरियस इनकम और एट वेरियस प्राइसेस, या फिर आप उसको इनकम बोल लो, प्राइस बोल लो, आपकी मर्जी है, ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो और एट वेरियस इनकम और एट वेरियस प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक रुकते हैं। इसके बाद जो यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वो डिटरमाइंस डिमांड, यानी फैक्टर्स क्या है जिस पर डिमांड डिपेंड करता है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हाँ।